बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा वीक नंबर 10 है और इसी मुनासबत से हम बिज़नेस मैनेजमेंट का कोर्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में लेक्चर नंबर 10, जिसको कि मैंने 2 हिस्सों में तकसीम किया है, ये उस वीडियो लेक्चर के पहले हिस्से का पार्ट ए है। हमारा आज का जो टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है कंपेंसेशन मैनेजमेंट। कंपेंसेशन का लफ्ज़ी मतलब ये है कि जब एचआर डिपार्टमेंट अपने अदारे के लिए पॉलिसीज़ तरतीब देता है, लेबर की हायरिंग करता है, उनकी ग्रेडेशन करता है, उनके स्केल्स तरतीब देता है, तो फिर ये भी डिसाइड करेगा कि उनको तनख्वाहें कैसे देनी हैं, उनको मुआवजे किस सूरत में देने हैं, डायरेक्ट नौइयत के होंगे या इनडायरेक्ट नौइयत के होंगे। तो ये सारे इश्यूज़ जो होंगे वो हम कंपेंसेशन मैनेजमेंट में डिस्कस करेंगे। टोटल जो इस टॉपिक के अंदर जो कंटेंट्स हैं वो हमने 5 तरतीब दिए हैं, जबकि इस लेक्चर यानी पहले हिस्से में हमने इसके 2 इश्यूज़ को हाईलाइट किया है कि जिनको हम डिस्कस करेंगे। उनमें से जो कंपेंसेशन एंड रिवार्ड के अंदर जो पहला पार्ट है या पहला हमारा जो टॉपिक है वो है पर्सनल कंपेंसेशन एंड इट्स गोल्स, के कंपेंसेशन पॉलिसीज़ जो कंपनियां तरतीब देती हैं, इसका मतलब क्या है, कंपेंसेशन मैनेजमेंट की स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं, इसके मकासद क्या हैं, अदारों के अंदर एचआर डिपार्टमेंट बेटर एचआर पॉलिसीज़ की इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू कौन कौन से मकासद को अटेन कर सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि लेबर जो है इसको इंटैक्ट रखने के लिए एक अच्छी लेबर पॉलिसी या अच्छा जो पेमेंट सिस्टम है, रिवार्ड सिस्टम है, इसको बनाना, उसको इम्प्लीमेंट करना अदारे के लिए बेहतर होता है। फिर हम देखेंगे कि वेजेस और सैलरीज़ में क्या फ़र्क है, इनके लिटरेरी मीनिंग्स में क्या डिफरेंसेस हैं, इनकी इम्प्लिकेशन की कहाँ पे फ़र्क आते हैं और इनके अंदर कौन कौन से बेनिफिट्स या इंक्रीमेंट्स जो हैं वो लगाए जा सकते हैं। तो हमारे आज के जो टॉपिक के इश्यूज़ हैं उसमें ये 2 चीज़ें हैं जिनको कि हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, हमारा आज का पहला टॉपिक जो है, पहले तो हम ये देखने की समझने की कोशिश करेंगे कि कंपेंसेशन किसे कहते हैं, कंपेंसेशन का लफ्ज़ी मतलब क्या है और इसकी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में इम्प्लीकेशंस कहाँ पे हैं। व्हाट इज़ कंपेंसेशन? कंपेंसेशन इज़ व्हाट इम्प्लाइज रिसीव इन एक्सचेंज फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू द ऑर्गेनाइजेशन, यानी वो तमाम अदायगियों का निज़ाम कि जिसको आप डेली वेज के तहत या फ़िक्स निज़ाम के तहत यानी मंथली बेसिस पे जो सैलरीज़ की सूरत में अदायगी की जाती है उसको कंपेंसेशन का नाम दिया जाता है। अब इस कंपेंसेशन के नॉर्मली 2 पार्ट्स होते हैं जिनको हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पार्ट कह सकते हैं। डायरेक्ट कंपेंसेशन की पेमेंट्स वो तमाम अदायगियाँ होती हैं कि जिनका ताल्लुक़ उस जॉब की परफॉर्मेंस के साथ होता है जो कि उनके मुआहदे का एक हिस्सा होती हैं, जबकि इनडायरेक्ट पेमेंट्स जो हैं उमूमी तौर पे वो स्पेसिफ़िक ड्यूटीज़ या स्पेसिफ़िक टास्क परफॉर्म करने के अगेंस्ट दी जाती हैं और जिनको लाजमी तसव्वुर किया जाता है कि उन टास्क को कंप्लीट किया जाए और उनकी परफॉर्मेंस के लिए प्रोविजनली बेसिस पे उनकी जो अदायगियाँ होती हैं वो अटैच्ड होती हैं उस एक्टिविटीज़ के साथ। जनरली स्पीकिंग, अगर हम आम तौर पे बात करें, एम्प्लॉइज़ ऑफर देयर सर्विसेज फॉर 3 टाइप्स ऑफ रिवार्ड्स, यानी एम्प्लॉइज़ अमूमी तौर पे 3 तरह की सर्विसेज देते हैं अदारों को और इन 3 तरह की सर्विसेज के अगेंस्ट ही उनको 3 किस्म की ही अदायगियाँ की जाती हैं। सबसे पहला एलिमेंट जो कंपेंसेशन यानी रिवार्ड सिस्टम का है वो है बेसिक पे। It is the basic compensation an employee gets usually as a wage or salary.
बेसिक पे जो है ये आपकी टोटल सैलरी का एक नेसेसरी और फर्स्ट एलिमेंट होती है और इसका ताल्लुक डायरेक्ट परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज़ या ऑपरेटिंग फंक्शंस के साथ होता है और जिसको एक शर्त के तौर पे, एक लाजमी अमर के तौर पे एम्प्लॉइज़ को अदा किया जाता है। ये रोज़ाना की बुनियाद यानी रोज़ाना की उजरत की बुनियाद पे भी हो सकती हैं और मंथली बेसिस पे भी हो सकती हैं। वेरिएबल पे सेकंड एलिमेंट, इट इज़ द कंपनसेशन दैट इज़ लिंक्ड डायरेक्टली टू द परफॉर्मेंस अकम्पलिशमेंट। अच्छा, अब इसका ताल्लुक टास्क या एक्टिविटीज़ के साथ होता है। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कॉस्ट अकाउंटिंग या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ के मतलब भी पढ़ा हुआ है कि जिनका ताल्लुक सिर्फ एक ख़ास एक्टिविटी या किसी ख़ास ऑपरेशन या किसी ख़ास टास्क को कंप्लीट करने के मतलब होता है। ये जो पे होती है वेरिएबल, ये डायरेक्टली रिलेट करती है एक्टिविटीज़ के साथ। अगर वो एक्टिविटी या कोई टास्क परफॉर्म करेंगे तो आप इसके हकदार होंगे कि इसकी अदायगी आपको की जाए, और अगर ये आप टास्क परफॉर्म नहीं करते तो इसकी आपको जो अदायगियाँ होती हैं उसमें फ़र्क आ सकता है। और बात इसमें चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि जो किसी ख़ास इवेंट के वकूअ पज़ीर होने पे डिपेंड करता है। जैसे प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की कम या ज़्यादा हो सकती है तो कंपनी अपने प्रॉफिट्स को तकसीम करने में भी कमी बेशी कर सकती है। इसी तरह कंपनी एनुअल बुनियादों पे ये डिसाइड भी करती है कि उन्होंने अपने एम्प्लॉइज़ को जो एनुअल इंक्रीमेंट देना है, पे के अंदर इंक्रीज़ देनी है, वो कोई स्टेटेड पॉलिसी नहीं होती कि लाजमी तौर पे इतनी इंक्रीज़ आएगी, बल्कि कंपनी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हुए भी फ़ैसला करती है और उसकी जो इंक्रीज़ रेशो है उसमें कमी या बेशी कर सकती है। वेरिएबल पे के अंदर जो अमूमी तौर पे एलिमेंट्स आते हैं वो बोनसेस होते हैं जो एनुअल बुनियादों पे अनाउंस किए जाते हैं। बेसिकली ये जो बोनसेस की जो अदायगियाँ होती हैं, इंसेंटिव्स हो सकते हैं या स्टॉक ऑप्शन स्कीम्स होती हैं। स्टॉक ऑप्शन स्कीम्स के तहत आप अपने एम्प्लॉइज़ को शेयर्स ऑफ़र करते हैं कि ताकि वो कंपनी में जब एक शेयर होल्डर के तौर पे भी जॉब करेंगे तो उनके अंदर एक सेंस ऑफ ऑनरशिप क्रिएट हो जाए, तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी या स्किल लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये वेरिएबल पे जो होती हैं इसका डायरेक्ट जो ताल्लुक होता है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और ऑपरेशन इंक्रीज़ के अंदर होता है। अगर उनके बिजनेसेस बढ़ रहे हों, उनके रेवेन्यूज़ अच्छे हों, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी हो, तो डेफिनेटली ये जो वेरिएबल पे हैं इनके रेट्स भी बेटर होते चले जाते हैं। बेनिफिट्स एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस होते हैं। ये ख़ास तौर पे एक टैक्सेशन की टर्म है कि आप अपने एम्प्लॉइज़ को कोई स्पेशल बेनिफिट्स भी देते हैं। ये एम्प्लॉइज़ को रिटेन करने की पॉलिसीज़ होती हैं, क्योंकि बाज़ कंपनियां ऐसी हैं कि जहां पे उनके जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए स्ट्रेटेजिक एसेट्स होते हैं और कोई भी कंपनी अपने स्ट्रेटेजिक एसेट को लूज़ नहीं करना चाहती। दीज आर इनडायरेक्ट रिवार्ड्स, इनका ताल्लुक इनडायरेक्ट पेमेंट्स के साथ है। गिवन टू एन एम्प्लॉई, जो कि अमूमी तौर पे एम्प्लॉइज़ को दिया जाता है। आर ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज़। अच्छा, अब कंपनी की जो पॉलिसीज़ होती हैं अदायगियों की, वो इंडिविजुअल सूरतों में भी उनकी पॉलिसीज़ बनी हुई होती हैं, यानी एक एम्प्लॉई को इनफरादी तौर पे भी अदायगी की जा सकती है अगर वो एक स्पेशल या स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करता है। इसी तरह ग्रुप पेमेंट पॉलिसीज़ भी बनी होती हैं, जैसे कि अमूमन अदारों के अंदर फंक्शनैलिटी के एतबार से अकाउंटिंग के ग्रुप्स होते हैं, मार्केटिंग ग्रुप्स होते हैं, प्रोडक्शन टीम्स होती हैं। इसी तरह परचेज़ लॉग्स बने हुए होते हैं, तो उनको अदायगियाँ उनकी पॉलिसीज़ के मुताबिक भी की जा सकती हैं। ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज़ एज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मेंबरशिप। अब ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनका किसी अदारे में जो इम्प्लीकेशन है वो सारे ही इदारे तो इसको अप्लाई नहीं करते, लेकिन जो स्टैंडर्डाइज इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे जिनका ताल्लुक ट्रेडिंग सेक्टर के साथ हो, चाहे सर्विसेज सेक्टर के साथ हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ हो, तो वो इस पॉलिसी को, इन बेनिफिट्स को अप्लाई करते हैं। और मकसद इसका भी यही होता है कि एम्प्लॉइज़ को रिटेन किया जाए, उनको अपने पास रखने के लिए कोई परसुएशन की जाए, कोई मोटिवेशन की जाए। इसके अंदर जो चीज़ें शामिल हो सकती हैं, इसके अंदर हेल्थ केयर पॉलिसी है, लोगों को इलाज मुआवजे की फ़ैसिलिटी देना, हेल्थ इंश्योरेंस करवा के देना,
वोकेशन पे देना, यानी कुछ छुट्टियां होती हैं, अगर वो छुट्टियां कर लेते हैं तो उनको उसकी अदायगी की जाती है। और इससे हट के भी अगर वो स्पेशल डेज़ कुछ साथ में कुछ ऐसे त्यौहार होते हैं जिन पे अगर एम्प्लॉइज़ आके अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं तो उनको स्पेशल पे के डबल रेट्स पे भी अदायगियाँ की जाती हैं। रिटायरमेंट पेंशन वगैरह ये वो हैं जो पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं जिनकी अदायगियाँ रिटायरमेंट के बाद की जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा कंपनसेशन का सिस्टम है अमूमी तौर पे ये 3 चीज़ों पे बेस करता है। रिवाइज़ कर रहा हूँ इसे मैं, बेसिक पे, वेरिएबल पे और फ्रिंज बेनिफिट्स जिनको आप प्रिविलेजेस भी कहते हैं। मकासद क्या होते हैं एक अच्छे कंपनसेशन मैनेजमेंट सिस्टम के? तो जाहिर सी बात है कि कंपनी की कोई भी पॉलिसी जो कि HR डिपार्टमेंट वाले तरतीब देते हैं उसको कंपनी की मेन ऑब्जेक्टिव या उसकी विजन या मिशन पॉलिसी को मद्देनज़र रखते हुए देखा जाता है। आप ग्राउंड रियलिटीज़ को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। मार्केट का जो ट्रेंड चल रहा होता है, उसकी जो पॉलिसीज़ होती हैं, ज़ाहिर सी बात है कि बिज़नेस वर्ल्ड के अंदर कंपनियां एक दूसरे की राइवल्स होती हैं, एक दूसरे की कंपेटिटर होती हैं। तो कंपेटिटर की पॉलिसी को कभी भी इग्नोर नहीं किया जाता। और जो इस वक्त सिक्का राइजुल वक्त सर्विसेज होती हैं, जो टर्म्स चल रही होती हैं, जो पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंटेड होती हैं, उन पॉलिसीज़ को स्टैंडर्डाइज्ड इंस्टीट्यूशंस को या ऑर्गेनाइजेशन को अख्तियार करना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपनसेशन, क्या मकासद हो सकते हैं आपके एक अच्छी कंपनसेशन पॉलिसी को बनाने और उसको इम्प्लीमेंट करने में? तो पहला इसका जो ऑब्जेक्टिव है, टू एक्वायर क्वालिफाइड पर्सोनल। अच्छी पॉलिसी जो होगी उसके अंदर अच्छी तरतीब से काम या टास्क को तरतीब दिया जाता है, उनकी जो पे पैकेजेस हैं वो बेहतरीन बनते हैं। तो इससे जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं वो इसको करियर समझते हुए उस प्रोफेशन में या उस ऑर्गेनाइजेशन में आ सकते हैं। टू रिटेन करंट की एम्प्लॉइज़, ऐसे एम्प्लॉइज़ के जिनका ताल्लुक कंपनी की मेन टास्क की परफॉर्मेंस के अंदर बड़ा क्लियर होता है और अहम रोल होता है, उनको परसुएट करने के लिए, उनको रिटेन करने के लिए भी इस अच्छी पॉलिसी को यानी कंपनसेशन मैनेजमेंट को इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3, टू एंश्योर इक्विटी, इस चीज़ को मुमकिन बनाना कि सब के साथ फेयर जो है वो किया जाएगा सलूक, यानी जैसी उनकी सर्विसेज होंगी उसके मुताबिक उसकी अदायगी की जाएगी। अगर उसकी परफॉर्मेंस जॉब पे बहुत अच्छी है तो उसकी अदायगी भी ज़्यादा हो जाती है। बाज़ कंपनियां अपने जो कंपनसेशन सिस्टम के तहत ज़रूरी नहीं है कि एनुअल बुनियादों पे ही तनख्वाह में इंक्रीज़ करें, वो क्वार्टरली या एनुअल बुनियादों पे भी या सेमी एनुअल बुनियादों पे भी ये फ़ैसला कर सकते हैं कि कंपनी के एम्प्लॉइज़ को आपने प्रमोट करना है या उनको कोई एक्स्ट्रा फ्रिंज बेनिफिट देना है। नंबर 4, टू रिवार्ड डिज़ायर्ड बिहेवियर, अगर ख़ास बिहेवियर उम्मी तौर पे इदारों की रिक्वायरमेंट होती है कि उनके एम्प्लॉई से एक स्पेसिफ़िक टास्क या स्पेसिफ़िक बिहेवियर का तकाजा किया जाता है और अगर वो कंपनी की SOPs के मुताबिक अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करते हैं तो फिर कंपनियां भी ये डिसाइड करती हैं कि चूँकि इसने हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को ओबे किया है, इसको फॉलो किया है, तो उसको एक बेनिफिट दिया जाता है जो कि अमूमी तौर पे बाकी एम्प्लॉइज़ के लिए भी एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन होती है और कंपनी इससे अपने एग्जांपल्स सेट करने की कोशिश करती है। नंबर 5, टू कंट्रोल कॉस्ट, इसका एक मकसद कंट्रोल कॉस्ट को कंट्रोल करना भी होता है। जब एक चीज़ का निज़ाम बन चुका होगा, यानी अगर आप पीरियड वाइज या टर्म वाइज किसी को एनुअल इंक्रीमेंट देते हैं या उसकी तनख्वाह के अंदर इंसेंटिव को ऐड करते हैं या कोई फ्रिंज बेनिफिट देते हैं तो एम्प्लॉइज़ भी फिर उसके ऊपर ज़्यादा जो है वो ज़ोर नहीं देते बल्कि अपनी उस सीनियरिटी टर्म के ख़त्म होने का इंतज़ार करते हैं। तो इससे भी ये होता है कि कॉस्ट को आप पीरियडिकली कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 5 है, नंबर 6, टू फर्दर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, यानी इसका एक मकसद ये भी होता है कि जो पॉलिसीज़ बनाने वाले, इसको कंट्रोल करने वाले होते हैं, उनको भी एक टाइम पीरियड मिल जाता है कि वो अपनी नई पॉलिसी हालात के मुताबिक मार्केट की जो प्रैक्टिसेस हैं उसको मद्देनज़र रख के बना सकते हैं। टू जनरेट मोटिवेशन अमंग एम्प्लॉइज़ एंड टू रिड्यूस टर्नओवर। अच्छा, अमूमी तौर पे हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी या प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी इसको कि कॉरपोरेट सेक्टर कहा जाता है,
उसमें जो बेयकीनी है या लोगों की या आपकी जो लेबर फोर्स होती है या आपका जो पर्सनल टीम्स होती हैं उनके अंदर बेचैनी की मेन वजूहात भी यही होती हैं कि उनका जॉब स्ट्रक्चर या सैलरी सिस्टम कोई फिक्स नहीं होता, कुछ स्ट्रेटिफाइड नहीं होता। अगर इसको पहले से तय कर लिया जाए और एक सिस्टम तरतीब दे दिया जाए तो लोगों को फिर क्लैरिटी होती है कि हमारी टर्म वाइज जो होगी प्रमोशन या फिर हमारी परफॉर्मेंस बेस्ड प्रमोशन होगी। तो इसकी वजह से जो लोगों की जॉब के मतलब एम्बिग्यूटी होती है, जो टर्नओवर होता है, उसको कम करने में मदद मिलती है। और आखिरी जो इसका ऑब्जेक्टिव है, टू एंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ साउंड वर्किंग स्पिरिट। इस चीज़ को मुमकिन बनाया जाता है कि लोगों को जब जॉब की तरफ से, अपनी प्रमोशन की तरफ से, एनुअल इंक्रीमेंट की तरफ से या पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स की तरफ से छोटी हो जाती है तो फिर उनकी काम की तरफ तवज्जो ज़्यादा हो जाती है और इसकी वजह से उनकी जो प्रोडक्टिविटी है या उनका प्रोडक्टिव जो बिहेवियर है वो इम्प्रूव हो जाता है। गोल्स ऑफ कंपेंसेशन सिस्टम, इसके टारगेट्स क्या हो सकते हैं? यानी हम जब एक पॉलिसी तरतीब देते हैं तो सिर्फ यही करंट सिनेरियो को ही मद्देनज़र नहीं रखा जाता। अच्छे बिजनेसेस या अच्छे बिजनेस हैंडलर वही होते हैं जो ऐसी कंपनी की पॉलिसीज़ तरतीब देते हैं जो करंट सिनेरियो में भी उनको एंटरटेन कर रही होती है और उस पॉलिसी को फ्यूचर के सिनेरियोज़ को भी मद्देनज़र रखते हुए तरतीब देना पड़ता है। पहला जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो है इफ़ेक्टिव कंपेंसेशन सिस्टम जो है अट्रैक्ट पोटेंशियल एम्प्लॉइज़। इसकी वजह से अच्छे पढ़े लिखे और अपनी फील्ड के माहिर लोग जो होते हैं उनकी अट्रैक्शन होती है अदारे की तरफ। नंबर 2, रिटेन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज़। अब इसका ये भी टारगेट होता है कि आवाम के अंदर, एम्प्लॉइज़ के अंदर या आपकी जो वर्किंग टीम है उसके अंदर जो बेचैनी होती है या उनकी कोई एम्बिग्यूटी होती है जॉब के मतलब, उसको ज़ीरो किया जाए, इसको रिड्यूस किया जाए। क्योंकि जब इंसान किसी जॉब पे मेंटली या फिज़िकली सेटिस्फाइड होता है तो उसके ऊपर बेहतरीन सलाहियतों को वो इम्पोज कर सकता है, अप्लाई कर सकता है और जिसकी वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है। मोटिवेट एम्प्लॉइज़, अब इसका मकसद ये भी होता है जब किसी एक एम्प्लॉई को उसकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे या उसको सीनियरिटी की बुनियाद पे प्रमोशन दी जाती है या इंसेंटिव्स दिए जाते हैं तो ये बाकी एम्प्लॉइज़ के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होती है या उनके लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। इक्विटी कंसर्न, इक्विटी कंसर्न का लफ्ज़ी मतलब ये है कि जैसे ही आप काम को परफॉर्म करेंगे यानी आपकी परफॉर्मेंस पे, आप जिस तरह का काम अच्छा परफॉर्म करेंगे वो आपको तनख्वाहों का, आपको अदायगियों का भी जो निज़ाम है वो इम्प्रूव करके आपकी अदायगी कर दी जाएगी और आपके अंदर एक सेंस डेवलप हो जाए कि अगर आप यहाँ पे किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ख़ास टास्क को अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं एज़ पर स्टैंडर्ड SOPs के मुताबिक, तो फिर आपको उसकी जो अदायगी है उसी सेंस में ही मिलेगी। इक्विटी को हम 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, एक्सटर्नल इक्विटी और इंटरनल इक्विटी। एक्सटर्नल इक्विटी के अंदर क्या है? अलाइनमेंट। अलाइनमेंट कहते हैं एक ही पेज पे आ जाना, यानी वो तमाम टास्क वैसे ही परफॉर्म करना जैसा कि उसका स्टैंडर्ड या उसका टास्क है। परसीव्ड फेयरनेस, अलाइनमेंट का लफ्ज़ी मतलब ये भी है परसीव्ड फेयरनेस, यानी आप ये तसव्वुर करें कि अगर आपने काम या टास्क अच्छे परफॉर्म किए हैं तो आपकी अदायगी भी अच्छी ही की जाएगी, इम्प्रूव्ड रेट्स पे की जाएगी। टू पे रिलेटिव टू द मार्केट प्लेस, तो मैंने पहले भी लेक्चर के स्टार्ट में आपके साथ बात की कि जो HR की पॉलिसीज़ होती हैं ख़ास तौर पे रिवार्ड सिस्टम में या कंपेंसेशन में, उसमें आप अपने राइवल्स को या मार्केट प्रैक्टिसेस को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। एम्प्लॉइज़ कंपेयर करते हैं कि अगर आप किसी स्पेसिफ़िक पोस्ट पे बैठ के स्पेसिफ़िक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं तो उससे रिलेटिव मार्केट की प्रैक्टिसेस क्या हैं कि उसकी अदायगियाँ किस तरह से और किस रेट्स पे की जाती हैं। इंटरनल इक्विटी, ये भी अलाइनमेंट एक ही पेज पे आ जाने का नाम है, लेकिन ये इंटरनल सोर्सेस से होता है। ये परसीव्ड फेयरनेस ये भी है, टू पे रिलेटिव टू द पे ऑफ अदर विद द ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक्सटर्नल में तो एम्प्लॉइज़ मुआवजना ये करते हैं कि बाकी जो राइवल्स इंस्टीट्यूशंस हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं या बिज़नेस कंसर्न्स हैं वो अपने एम्प्लॉइज़ को अदायगियाँ कैसे कर रहे हैं, उनका जो प्रमोशन का निज़ाम क्या है, बेनिफिट्स या फ्रिंज बेनिफिट्स देने की प्रोविजंस क्या हैं। और इंटरनल इक्विटी के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मुलाजमीन होते हैं, जो को वर्कर्स होते हैं या मैनेजमेंट टीम होती है,
उनके साथ भी कंपेयर करके देखा जाता है कि क्या अगर उसके टास्क वैसे हैं, उसका एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम है, तो क्या उसको अदायगी भी कंपेटिटिवली उसी रेट्स के मुताबिक, उसी स्पिरिट के मुताबिक दी जा रही है, उनके साथ कंपेयर किया जा सकता है या नहीं। जो कंपनियां अपनी कंपेंसेशन पॉलिसीज़ तरतीब देती हैं तो उनके मेन इश्यूज़ क्या होते हैं, यानी किन किन चीज़ों को, किन किन टारगेट्स को मद्देनज़र रखते हुए आपने अपनी कंपेंसेशन पॉलिसी तरतीब देनी है। अब उन चीज़ों को हम देखेंगे। सबसे पहले जो इशू है, कंसर्न है मैनेजमेंट का, एचआर डिपार्टमेंट का, वो ये है द रेट, यानी रेट ऑफ पे विद द ऑर्गेनाइजेशन एंड वेदर इट इज़ टू बी अबव, बिलो और एट द प्रीवेलिंग कम्युनिटी रेट। हमने पहले ये एक सेंस डेवलप करनी होती है और अपनी पॉलिसी तरतीब देनी होती है कि जब हम अपने एम्प्लॉइज़ को अदायगी करेंगे, क्या वो मार्केट के जो एवरेज रेट्स हैं उनके बराबर है, उनसे ज़्यादा है या उनसे कम है। अमूमी तौर पे जो कंपनियों की ओवर टाइम पेमेंट्स की अदायगियाँ होती हैं या कंपनियों की एक्स्ट्रा जो पेमेंट्स होती हैं, उनकी पॉलिसीज़ डिफ़र करती हैं। इट विल डिपेंड्स प्योरली ऑन देयर कैश इनफ्लो पैटर्न, कि कैसे कैसे कैश उनके पास आता है और अगर एक्स्ट्रा टाइम वो लगवाते हैं तो इसका बेनिफिट कंपनी को क्या मिल सके। नंबर 2, द एबिलिटी ऑफ द पे प्रोग्राम, क्या कोई पे प्रोग्राम अदायगियों का निज़ाम इस काबिल है टू गेन एम्प्लॉई एक्सेप्टेंस, यानी अगर कोई पॉलिसी वो बनाते हैं, उसको अपनी कंपनी के अंदर, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई करते हैं, तो क्या एम्प्लॉइज़ जो हैं वो उसको ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे, उसके ऊपर यकीन कर लेंगे। वाइल मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज़ टू परफॉर्म टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज़, जबकि इदारे ने अपने एम्प्लॉइज़ को इस चीज़ पे भी मोटिवेट करना होता है कि वो कंपनी की बेहतरी के लिए, कंपनी की टास्क की अचीवमेंट्स के लिए, टारगेट को अटेन करने के लिए बेहतरीन सलाहियतों को इस्तेमाल में लाएं। तो इसके अंदर एम्प्लॉइज़ का उस पे पॉलिसी के ऊपर यकीन होना बड़ा ही अहम होता है। नंबर 3, टू पे लेवल, यानी इस अदायगियों का जो लेवल है वो क्या है। ज़ाहिर सी बात है कि कंपनीज़ में मैनेजमेंट 3 लेवल पे होती है और हर लेवल पे ही मैनेजमेंट डिसाइड करती है कंपनियों की ग्रेड वाइज या लेवल वाइज अदायगियाँ जो की जाती हैं उसके को स्टैंडर्डाइज कर लिया जाता है। द पे लेवल एट विच एम्प्लॉइज मे बी रिक्रूटेड एंड टू द पे डिफरेंशियल बिटवीन न्यू एंड मोर सीनियर एम्प्लॉइज। ज़ाहिर सी बात है कि जो एक बंदा एक हिरार्की के अंदर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा होता है और एक टास्क परफॉर्म करते हुए उसे काफ़ी टाइम हो चुका है, तो आपकी लर्निंग कर्व थ्योरी यही कहती है कि जब आप स्पेसिफ़िक टास्क को एक स्पेसिफ़िक एनवायरनमेंट के अंदर परफॉर्म करते हैं, कंस्ट्रेंट्स के अंदर रहते हुए, तो उस काम के करने की अहलियत आपकी जो है वो बड़ी रिफाइंड और बेस्ट हो जाती है। और इसी को ही हम किसी चीज़ की स्पेशलाइजेशन कहते हैं, किसी चीज़ का बेहतरीन हुनर कहते हैं। तो जब किसी चीज़ का हुनर आपके पास बेहतरीन होता है तो फिर आप रिक्वायर करते हैं कि आपको अदायगियाँ भी अच्छी की जाएं। और इसमें यह चीज़ भी देखनी होती है, ज़ाहिर सी बात है, और आम कॉमन प्रैक्टिसेस भी यही हैं कि जो कंपनियाँ अप्लाई करती हैं कि जो नए एम्प्लॉइज़ होते हैं उनको रिलेटिवली कम रेट्स पे अदायगियाँ की जाती हैं और जो एक्सपर्ट हो जाते हैं, काम को या निज़ाम को समझ जाते हैं, उनकी अदायगियाँ इम्प्रूव्ड और बेटर रेट्स पे की जाती हैं। चौथा कंसर्न जो कंपनसेशन पॉलिसी का होता है, द इंटरवल्स एट विच पे रेजेस आर टू बी ग्रांटेड, यानी वो एक पॉलिसी के जिसके तहत ये फैसला किया जाएगा कि जो तनख्वाहों के अंदर इंक्रीज़ है या इंसेंटिव्स की इम्प्रूवमेंट है या पे रेट को बढ़ाना है, वो अरसा कितना रखना है। जैसा कि मैंने लेक्चर के शुरू में बात की कि कंपनियां अपनी पॉलिसी जब तरतीब देती हैं तो बुनियादी इश्यूज़ तो उसके बिज़नेस के जो प्रॉफिटेबिलिटीज़ ही होते हैं। कंपनियों के फ्यूचर फाइनेंशियल डिसीजंस जो होते हैं वो ट्रेंड ऑफ इनकम जनरेशन पे होते हैं कि कंपनियां जैसे जैसे इनकम जनरेट कर रही होती हैं उसके मुताबिक ही उनकी पेमेंट पॉलिसीज़ बनती हैं, कैश डिस्बर्समेंट पॉलिसीज़ बनती हैं, बिज़नेस की एक्सटेंशन पॉलिसीज़ बनती हैं और फर्दर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के मतलब जो डिसीजंस वो होते हैं। एंड द एक्सटेंट टू विच मेरिट एंड और सीनियरिटी विल इन्फ्लुएंस द रेजेस, यानी कौन सी इश्यूज़ ऐसे हो सकते हैं जो उसके ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जो सीनियर पर्सनस होते हैं ये उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि उनको अदायगियाँ इम्प्रूव्ड रेट्स पे की जाएँ।
द इंटरवल्स एट विच पे रेजेस, अच्छा ये तो डिस्कस हो गया है। लास्ट पॉइंट है हमारा द पे लेवल नीडेड टू फैसिलिटेट द अचीवमेंट ऑफ अ साउंड फाइनेंशियल पोजीशन, यानी जब हम स्टार्ट में ही अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन को तरतीब देते हैं, ग्रेड्स बनाते हैं और इसके लिए हम तरतीब देते हैं कि किस स्केल या ग्रेड को क्या तनख्वाह दी जाएगी, तो क्या वो लेवल इस तरह का है कि आपके एम्प्लॉइज़ को सेटिस्फाई कर सके और वो मेंटली इस चीज़ के ऊपर साबर शाकर हो जाएं कि उनको जो पॉलिसी दी जा रही है, जिस पॉलिसी के तहत उनको अदायगियाँ की जा रही हैं, वो इनफ हैं, उनकी ज़रूरियाती ज़िंदगी को पूरा कर सकती हैं और फर्दर जो उसको ज़िंदगी के जो टारगेट्स होते हैं या फ्यूचर फाइनेंशियल प्लान्स होते हैं, उनके लिए उनके पास पैसा जनरेट इसमें से हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो जो कंपनी की कंपनसेशन जो पॉलिसीज़ होती हैं, अमूमी तौर पे इसमें ये 5 इश्यूज़ को ख़ास तौर पे मद्देनज़र रखा जाता है और ये सारी की सारी पॉलिसीज़ जो हैं, ये जो ह्यूमन साइकी होती है, इसके तहत जो इंसान की जॉब के मुहर्रकात होते हैं, जॉब के मतलब जो ख़दशात होते हैं या इससे जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बनाई जाती है। स्ट्रेटजीज़ क्या यूज़ की जा सकती हैं? स्ट्रेटजीज़ उन तमाम हिकमत अमली को कहा जाता है जो बिज़नेस की प्रमोशन के लिए या बिज़नेस को चलाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेटजीज़ जिनकी इम्प्लीकेशन जो है वो कंपनसेशन के निज़ाम यानी रिवार्ड सिस्टम के अंदर होगी। स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन में HR डिपार्टमेंट जब अदायगियों का निज़ाम तरतीब देते हैं तो अमूमी तौर पे उनका जो फोकस होता है वो 3 चीज़ों को मद्देनज़र रख के अदायगियों का निज़ाम जो है वो तरतीब दिया जाता है। यानी जो आप अपने एम्प्लॉइज़ को पेमेंट्स करेंगे, क्या वो अबव द मार्केट है, मिडल मार्केट है या बिलो द मार्केट है। अब अबव द मार्केट ये है, ऐसे लोग जो आपके काम की परफॉर्मेंस के लिए या आपके टास्क को कंप्लीट करने के लिए या रनिंग ऑफ बिज़नेस के लिए जो डे टू डे बिज़नेस होता है ऑर्गेनाइजेशंस का, अगर उसको चलाने के लिए कुछ लोग ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं और उनके बगैर गुजारा नहीं है, तो बाज़ औक़ात आपको मार्केट प्रैक्टिसेस से हट के भी उनको मुआवजा जो है वो ज़्यादा देना पड़ सकता है। जबकि एवरेज मार्केट के मुताबिक यही होता है कि जो करंट प्रैक्टिसेस है मार्केट की, उसके मुताबिक ही अदायगियाँ कर दी जाएँ। यानी चूँकि जैसे कि बैंकिंग सेक्टर है या हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या हमारा सर्विसेज सेक्टर है, तो उसकी पॉलिसी तो बनी होती है ना कि आपने अपने एम्प्लॉइज़ को जो अदायगी करनी है उसका स्केल ये होगा तो इसकी तनख्वाह ये है। अगर उसका ग्रेड जो है वो अबव हो जाता है तो डेफिनेटली उसको फाइनेंशियल इंक्रीज़ भी देनी पड़ेगी। उनको जो दिए जाते हैं फ्रिंज बेनिफिट्स, जो एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस होते हैं, उनको भी फिर बढ़ाना पड़ता है। और बिलो द मार्केट अमूमी तौर पे वहाँ पे होता है जहाँ पे मार्केट जो है वो डिप्रेशन का शिकार होती है या किसी चीज़ या ऐसी मार्केट जिसके अंदर डिमांड और सप्लाई पैटर्न में जो क्लैरिटी नहीं होती, एम्बिग्युइटी होती है, बिज़नेस जो है वो कम जो एक प्रेशर में होता है और अनसर्टेनिटी होती है मार्केट में। किसी वक्त बिज़नेस बढ़ जाता है, कभी लो हो जाता है, जैसा कि आजकल हमारी जो कोरोना की वजह से बिज़नेस जो है वो तमाम डिस्टर्ब हो चुके हुए हैं। कंपेंसेशन स्ट्रेटजी जो है इसको बनाते हुए हमने 4-5 चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। एक्सटेंट ऑफ पे फॉर परफॉर्मेंस, आपने हदूद का तयन करना होता है कि अगर कि कोई बंदा ख़ास टास्क को परफॉर्म कर रहा है या ऑर्डिनरी डे टू डे बिज़नेस के जो टास्क होते हैं उसकी जो तनख्वाह है वो क्या मुकर्रर करनी है और इसके अंदर जो इंक्रीज़ है यानी एनुअल इंक्रीमेंट है उसको कैसे तरतीब देना है। टाइप ऑफ परफॉर्मेंस रिवार्डेड, यानी सबसे पहले ये डिसाइड कर लेना है कि काम किस नौइयत का है तो उसका रिवार्ड जो है वो कैसे तय करना है। फिर है इंडिविजुअल वर्सेस ग्रुप्स, फिर जब ये पॉलिसी तरतीब देते हैं परफॉर्मेंस के मुताबिक तो फिर आप इन 2 चीज़ों को भी मद्देनज़र रखेंगे कि इंडिविजुअल इसकी परफॉर्मेंस क्या है और एज अ वर्किंग ग्रुप उसकी परफॉर्मेंस क्या है। इंडिविजुअल के तौर पे तो आप कंपनी की कॉस्ट पे इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ता, लेकिन अगर ग्रुप पॉलिसी के तहत एक डिसीजन को इम्प्लीमेंट किया जाए तो कंपनी की कॉस्ट पैटर्न जो है, उनको जो बजट्स हैं वो डिस्टर्ब भी हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो कंपेंसेशन स्ट्रेटजी में मद्देनज़र रखते हैं वो मार्केट कंपैरिजन है कि जब आप मार्केट की प्रैक्टिसेस के मुताबिक अदायगियाँ करते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि आप करंट सिनेरियो को फॉलो कर रहे हैं, और जब आप किसी ट्रेंड को फॉलो कर रहे होते हैं तो फिर आप अपने एम्प्लॉइज से सर्विसेज या उनकी ऑपरेटिंग कैपेबिलिटीज़ भी वही रिक्वायर करते हैं जो कि बाकी इदारे कर रहे होते हैं।
हु इज़ द रेफरेंस ग्रुप, लोकल, इंडस्ट्री, कहाँ से है। यानी अगर आप मार्केट में कंपैरिजन कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके जो इर्द गिर्द वैसी ही कंपनियां परफॉर्म कर रही हैं, क्या वो लोकल है या वो इंडस्ट्री की लाइन क्या है। इज़ इट लिंक टू द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, क्या उनको आप जोड़ सकते हैं अपनी कंपनी की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के साथ। अमूमी तौर पे कंपनियों की जब मिशन या विजन स्टेटमेंट बनती है तो उनकी स्टेटमेंट के अंदर वो जो प्रिंसिपल स्टेटमेंट्स होती हैं वो डिफ़र भी कर सकती हैं। तो उनकी इसकी जो मिशन स्टेटमेंट के डिफरेंस होने की वजह से ही आपके परफॉर्मेंस टास्क जो हैं वो भी डिफ़र कर सकते हैं। तीसरा फैक्टर जो कि स्ट्रेटजी डेवलपमेंट के लिए मद्देनज़र रखा जाता है वो है इंटरनल कंपैरिजंस। ये भी देखना होगा कि एम्प्लॉइज़ के जो टीम बनी हुई है या लेबर यूनियंस बनी हुई हैं या मैनेजमेंट के लॉग ग्रुप्स बने हुए हैं वो किस हद तक अदारे पे असरअंदाज हो सकते हैं। क्या अगर किसी एक ग्रुप को आप इंक्रीज़ देते हैं और दूसरे को नहीं देते तो उसकी वजह से हालात पे क्या फ़र्क पड़ सकता है, किस तरह की डिस्टर्बेंस हो सकती है, जिसमें एलीट वर्सेस एजेलिटेरियंस। यानी एलीट तो वो है कि जो आपके हाई परफॉर्मर्स होते हैं, जो एग्जेक्टिव टीम होती है, उनको अदायगियाँ किसी और निज़ाम के तहत की जाती हैं जो कि उनके सैलरी लेवल्स पहले ही बेहतर होते हैं और उनको जब बढ़ाया जाता है उनके बेनिफिट्स को या उनकी सैलरी को तो वो एक अलहदा पॉलिसी होती है। लेकिन अगर वो सेम पॉलिसी जो इंक्रीज़ की है वो आप बाकी अदारे के जो सेगमेंट्स के अंदर या डिपार्टमेंट्स के अंदर अप्लाई नहीं करते तो फिर उसके असरात क्या हो सकते हैं, इस चीज़ का मुआजना बड़ा ज़रूरी होता है। चौथा फैक्टर जो मद्देनज़र रखा जाता है वाइल मेकिंग द स्ट्रेटजी फॉर कंपनसेशन एक्सटेंट ऑफ बेनिफिट। अगर आपने बेनिफिट देना है चाहे वो किसी भी स्केल या किसी भी ग्रेड के आपके एम्प्लॉइज़ हैं तो उसका जो टोन है वो कितनी रखनी है, उसकी ड्यूरेशन जो है वो कितनी रखनी है। लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन, अमूमी तौर पे जब बेनिफिट्स दिए जाते हैं तो कंपनियां इसको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में देखती हैं कि कंपनी की एक नज़र होती है कि जब हम अपने एम्प्लॉइज़ को ये ख़ास किस्म के बेनिफिट्स देते हैं तो उसका एरिया भी ज़हन में रखा जाता है, ड्यूरेशन भी मद्देनज़र रखी जाती है कि इसके बेनिफिट्स कंपनी कब तक जो है वो वसूल कर सकती है। और सबसे आखिरी फैक्टर जो है जो कि कंपनसेशन स्ट्रेटजी बनाने में आपने मद्देनज़र रखना है वो है प्रोसेस इश्यूज़, सीक्रेसी या पार्टिसिपेशन। क्या एम्प्लॉइज़ जब अपनी जॉब परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उन्होंने बिज़नेस के मामलात को किस हद तक खुफिया रखा या उनकी प्रोफेशनल इंटेग्रिटी क्या है, वो अदारे के साथ कितने मुखलस रहे हैं और कंपनी की पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए, कंपनी की टारगेट को अचीव करने के लिए उनकी पार्टिसिपेशन क्या है। तो ये 4 से 5 चीज़ें लाजमी तौर पे मद्देनज़र रखनी है जब आप एक अदारे के लिए कंपनसेशन स्ट्रेटजीज़ तरतीब दे रहे होते हैं। अब स्टूडेंट्स हम ये देखेंगे कि जो कंपनसेशन का एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है वो उसका फ़्लो क्या है, कैसे कैसे चीज़ें इसमें आ सकती हैं। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब एक पॉलिसी कंपनसेशन की बन जाती है तो उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, उसकी इम्प्लीकेशन देखी जाती हैं, वकूअ पज़ीर होने वाली चीज़ें जो कि करंट सिनेरियो में इकोनॉमी में हो रही होती हैं, विद इन द इंडस्ट्री हो रही होती हैं या आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हो रही होती हैं, उन चीज़ों को देखा जाना ज़रूरी है। लेकिन चूँकि ये हम एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो ये कंपनी का प्योरली इंटरनल मैटर है। सबसे पहले आप जॉब एनालिसिस करते हैं, यानी जब आपने पॉलिसी तरतीब देनी है, एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी बनानी है तो पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि हम किस जॉब के लिए पॉलिसी तरतीब देने जा रहे हैं। तो हम उसका तज्जिया करते हैं कि जॉब का स्टेटस क्या है, डिपार्टमेंट क्या है। इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं जो कि हमने लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस की थी, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन। तो और ये जो जॉब एनालिसिस है ये इसके नीचे ये 2 सब एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें जॉब डिस्क्रिप्शन यानी जॉब की वजाहत की जाती है और जॉब किसको स्पेसिफाई किया जाता है। अच्छा, अब इनके तरह जब हमने मार्केट का जो डेटा कलेक्ट करना होता है वो एवेल्यूएशन से करते हैं कि अगर एक जॉब किसी स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के अंदर परफॉर्म की जाती है तो उससे हासिल होने वाले बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं और अगर वो जॉब परफॉर्म ना की जाए तो उसके नुकसानात क्या हो सकते हैं। यानी एंटायर एवेल्यूएशन इस स्टेज पे की जाती है कि इस जॉब की परफॉर्मेंस या नॉन परफॉर्मेंस के अदारे पे क्या असरात हो सकते हैं। और इसी तरह बिल्कुल उसी साइड पे आप
पे सर्वेज करते हैं कि अगर आप किसी चीज़ का एक लेवल सेट करने जा रहे हैं अदायगियों के निज़ाम के तहत, तो क्या आपके राइवल्स जो हैं वो कैसे अदायगियाँ कर रहे हैं, क्या ये बेनिफिट्स की जो तरतीब है जिसमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेनिफिट्स हैं वो सारे ही इदारे कर रहे हैं, क्या उनके रेट्स अदायगियों के सेम हैं या नहीं हैं। तो इन्होंने इसके ऊपर एक चेक एंड बैलेंस रखना होता है। जब आपने इदारे की अंदर उस ख़ास स्पेसिफिक टास्क की वैल्यूएशन भी कर ली है, पे सर्वेस भी कर लिए हैं, तो फिर आपको पे स्ट्रक्चर बनाना जो कंपैरेटिवली मार्केट की जो कंपटीशन की फ़िज़ा के अंदर कंपेरेबल होता है वो बनाने में आसानी रहती है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब पे स्ट्रक्चर बनता है तो आप उस चीज़ की अहमियत उस अदारे के अंदर क्या है, एक स्पेसिफ़िक पोस्ट की, एक स्पेसिफ़िक रोल की अहमियत क्या है, उसको भी मद्देनज़र रखते हैं। और आपकी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का जो एनालिसिस होता है, जो पे सर्विस करते हैं, उसका नॉलेज भी आपके पास होता है। तो दोनों को मिला के एक अच्छी पे स्ट्रक्चर आप तरतीब दे सकते हैं। जब एक अच्छा पे स्ट्रक्चर बन जाता है तो फिर आप ये देखते हैं कि इंडिविजुअली आप वो जो लोग हैं वो काम कैसा कर रहे होते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि अदारों के अंदर एक प्रॉपर निज़ाम मौजूद होता है जिसको हम परफॉर्मेंस अप्रेज़ल कहते हैं। अब ये जो परफॉर्मेंस अप्रेज़ल होती है वो इंडिविजुअल एम्प्लॉइज़ की भी की जाती है और एज अ ग्रुप भी की जाती है। इंडिविजुअल में चूँकि ज़्यादा फोकस इसलिए होता है कि किसी एक बंदे के आने या जाने से जॉब इतनी डिस्टर्ब नहीं होती कि जितने के पूरे ग्रुप के जाने से ये डिस्टर्बेंस हो सकती है। आज का इससे जॉब एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर जो आखिरी इशू है वो है इम्प्लीमेंटेशन, कम्युनिकेशन एंड मॉनिटरिंग। इस टैब में जो फाइनल है, जब आप इंडिविजुअल पे पॉलिसी बना लेते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेज़ल हो जाता है, तो फिर उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना आसान हो जाता है। इसकी अनाउंसमेंट कर दी जाती है कि जब एम्प्लॉइज़ की इंडिविजुअल या ग्रुप परफॉर्मेंस को देखा जाएगा तो किन किन चीज़ों को बुनियाद बनाया जाएगा और मॉनिटरिंग का निज़ाम क्या होगा। ज़ाहिर सी बात है कि हर अदारे के अंदर एक इंटरनल मैनेजमेंट या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बड़ा इफ़ेक्टिवली काम कर रहा होता है और इसका एक रोल होता है अदारे की प्रॉपर स्मूथली फंक्शनिंग के अंदर। स्टूडेंट्स, अब हम ये देखेंगे कि हमने बड़ी डिटेल के साथ कंपनसेशन, इसके गोल्स पे, उसके स्ट्रेटजीज़ पे और उसके कंसर्न्स पे बात कर ली है। अब हम कंपनसेशन मैनेजमेंट को देखेंगे, यानी थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाते हुए। तो बुनियादी तौर पे तो हमने पहले ये देखना है कि कंपनसेशन मैनेजमेंट है क्या चीज़। जैसा कि मैनेजमेंट की दुनिया का एक बड़ा पॉपुलर राइटर स्टीफन पी रॉबिन्स कहता है कि कंपनसेशन मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटरमिनिंग, ये एक ऐसा अमल है कि जिसमें मालूम किया जाता है कॉस्ट इफ़ेक्टिव पे स्ट्रक्चर, यानी वो तनख्वाहों की अदायगियों का निज़ाम बनाया जाए जो अदारे को भी सूट करता हो और जो एम्प्लॉइज़ को भी सूट करता हो। डिज़ाइन टू अट्रैक्ट एंड रिटेन, जो इस मकसद को मद्देनज़र रखते हुए तरतीब दिया जाए कि वो प्रोफेशनल्स को अट्रैक्ट करे और जो प्रोफेशनल्स ऑलरेडी कंपनी के पास या उस अदारे के पास मौजूद हैं उनको रखने में, उनको मोटिवेट करने में मुआवन साबित हो। प्रोवाइड एन इंसेंटिव टू वर्क हार्ड, और ऐसे लोगों को भी ये इंसेंटिव मुहैया करे जो कंपनी की बेहतरी के लिए, इसकी स्मूथ रनिंग के लिए अगर काम करते हैं और ज़्यादा काम करते हैं। एंड स्ट्रक्चर्ड टू एंश्योर दैट, और इस निज़ाम की इस तरह से डिज़ाइनिंग की जाए जो इस चीज़ को यकीनी बनाए दैट पे लेवल्स आर परसीव्ड एज फेयर, और लोगों को ये एक सेंस मिले या उनके अंदर एक सोच पैदा हो कि उनको वही कुछ मिल रहा है कि जिसकी वो तगोदो कर रहे हैं। यानी अगर ये डायग्राम हम देखते हैं तो इसमें मैंने यही चीज़ यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की है, इक्विटी की सेंस डेवलप करनी कि आप अगर जितने लेवल पे जाके मेहनत कर रहे हैं तो आपको दिया जाने वाला मुआवजा उससे कम्पीट कर रहा हो, उससे कंपेटिटिव हो। अब ये ना हो जैसा कि अमूमी तौर पे हमारे प्राइवेट सेक्टर की प्रैक्टिसेस हैं कि लोगों को अदायगियाँ वो नहीं की जाती जिनकी कि वो तगोदो कर रहे होते हैं या उनका जो पे स्ट्रक्चर होता है। कंपनसेशन मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है ये अमूमी तौर पे 5 से 6 एक्टिविटीज़ पे मुश्तमिल होता है, जिसको कि लास्ट स्टेप में हमने देखा भी है। सबसे पहले जब हम कंपनसेशन को मैनेज करते हैं तो एनालिसिस करते हैं जॉब का, यानी जब तक जॉब के स्टेटस का
जॉब के प्रोटोकॉल्स का, उनकी वर्किंग रिक्वायरमेंट्स का पता नहीं होगा, उस वक्त तक हम किसी चीज़ का पे स्ट्रक्चर या पे पॉलिसी तरतीब नहीं दे सकते। इस अमल में जो दूसरा स्टेप है कंपनसेशन मैनेजमेंट में, वो है एवेल्यूएशन ऑफ द जॉब। यानी इसमें हम एवेल्यूएट कर लेते हैं कि अगर ये जॉब परफॉर्म की जाती है तो इसका असर आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर क्या है, और अगर आप नहीं करते तो इसके कंपनी को या उस अदारे को या ऑर्गेनाइजेशन को क्या नुकसानात हो सकते हैं। तो और इनकी बेहतरी से या मज़ीद एफिशिएंसी से अदारे को एक्स्ट्रा बेनिफिट्स क्या मिल सकते हैं। कंपनसेशन मैनेजमेंट के थर्ड स्टेप के अंदर हमारे पास जो इशू है वो है डेवलपिंग द पे स्ट्रक्चर। हमने पे स्ट्रक्चर तरतीब देना है कि जो जब अब जॉब एवेल्यूएट कर ली, उसकी अहमियत को देख लिया, उसकी इन्फ्लुएंसेस को हमने जज कर लिया, तो फिर हमारे लिए एक इफेक्टिव पे स्ट्रक्चर तरतीब देना आसान हो जाता है। नंबर 4 स्टेप जो है सर्वेज ऑफ वेज एंड सैलरी। ये पिछले स्टेप से भी हम बात कर चुके हैं कि मार्केट में जो कंपेटिटिव तनख्वाहें दी जाती हैं एक ख़ास डेजिग्नेशन को मद्देनज़र रखते हुए, इसको भी कंपनसेशन मैनेजमेंट में मद्देनज़र रखा जाता है, क्योंकि एम्प्लॉइज़ जब एक अदारे में परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उनके पास ये डिटेल्स मौजूद होती हैं मार्केट प्रैक्टिसेस की, या इस कंपनी के जो राइवल्स अदायगियाँ कर रहे होते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि एम्प्लॉइज़ अगर एक कंपेटिटिव माहौल के अंदर परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उनकी ये रिक्वायरमेंट होती है, उनकी ये परसुएशन होती है, या उनकी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि उनको कंपेटिटिव तनख्वाहें दी जाएं। और अगर कोई कंपनी इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं करती तो उस कंपनी की लेबर या मैनेजमेंट टीम के टर्नओवर रेट जो हैं वो बड़े हाई होते हैं। 5वां स्टेप जो कंपनसेशन मैनेजमेंट में है वो प्राइसिंग ऑफ द जॉब, यानी एक स्टैंडर्ड तरतीब दे देना कि अगर फ़लाँ स्केल में फ़लाँ पोस्ट पे एक शख्स काम करता है तो उसको ये तनख्वाह दी जाएगी, या अगर आप किसी एक्टिविटी के रेट्स तय करते हैं तो रेट्स जो हैं वो भी कंपेटिटिव होने चाहिए। और लास्ट स्टेप जो है कंपनसेशन मैनेजमेंट में वो है कंपनसेशन रिव्यू एंड कंट्रोल, यानी अपनी पॉलिसी को आप रिव्यू भी कर सकते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। आप महसूस करते हैं कि इसकी पॉलिसी के अंदर किसी किस्म की तब्दीली होनी चाहिए, या मार्केट प्रैक्टिसेस चेंज हो रही हैं, या मार्केट जो रवायात हैं यानी वो अगर इसमें किसी किस्म की तब्दीली हो रही है तो आपको उस तब्दीली को भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है अपनी कंपनसेशन मैनेजमेंट पॉलिसीज़ में। जी स्टूडेंट्स, ये बड़ा अहम टास्क है कि हमने ये देखना कि ये जो तनख्वाहें या इनको रिवार्ड की सूरत में अदायगियाँ की जाती हैं मैनेजमेंट को, एम्प्लॉइज़ को, लेबर टीम को, वर्किंग टीम को, वो कितनी किस्म की हो सकती हैं। अगर ये जो चार्ट, एक क्लासिफिकेशन चार्ट जो मैंने प्रेजेंट किया है, इसको मद्देनज़र रखें तो हम इसको पहले बुनियादी जब क्लासिफिकेशन करेंगे तो हम इसको 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे, इनडायरेक्ट कंपनसेशन और डायरेक्ट कंपनसेशन। डायरेक्ट कंपनसेशन अमूमी तौर पे उन एक्टिविटीज़ या उन ऑपरेशन के अगेंस्ट की जाती है कि जिनका ताल्लुक डायरेक्टली आपकी जॉब परफॉर्मेंस के साथ होता है और जिसके बगैर आपका वो टास्क या आपका उस अदारे के अंदर रहने की कोई और तौजीह नहीं होती। जबकि इनडायरेक्ट कंपनसेशन वो होते हैं कि जो इन शराइत की बुनियाद पे भी दिए जा सकते हैं कि अगर कंपनी में आप वो स्पेसिफिक टास्क कंप्लीट करेंगे तो आपको अदायगी हो जाएगी, अगर नहीं करेंगे तो नहीं होगी। इसको फर्दर क्लासीफाई किया जा सकता है। पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट कंपनसेशन की। डायरेक्ट कंपनसेशन के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है बेसिक पे, जिसको कि लेक्चर के स्टार्ट में पहले मैंने बताया था कि बेसिक पे वो स्टार्टिंग पे भी होती है जो किसी स्पेसिफिक टास्क या एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए दी जाती है, यानी स्टार्टिंग पे जो होती है। इसके 2 एलिमेंट्स बना दिए जाते हैं, सैलरी एंड वेजेस। वेजेस तो वो आपकी पेमेंट होती है जो कि एक्टिविटी वाइज या डेली बुनियादों पे की जाती है, जबकि सैलरी जो है वो फिक्स या टर्म बेसिस पे होती है और अमूमी तौर पे जो नॉर्म्स हैं यानी प्रैक्टिसेस हैं, सैलरीज को मंथली बुनियादों पे अदा किया जाता है। डायरेक्ट कंपनसेशन में दूसरा एलिमेंट जो है वो है मेरिट पे। मेरिट पे ये है कि अगर एक बंदा टास्क बेहतरीन अंदाज में परफॉर्म करता है, उसका स्किल लेवल बहुत अच्छा है, उसका परफॉर्मेंस लेवल बहुत अच्छा है, उसकी लर्निंग बहुत अच्छी है, तो इस बुनियाद पे उसको तनख्वाह जो है वो दी जा सकती है। यानी मेरिट पे उस निज़ाम को कहते हैं, तनख्वाह को कहते हैं, फाइनेंशियल बेनिफिट को कहते हैं कि जिसमें आप अपनी टास्क को अप टू द स्टैंडर्ड परफॉर्म कर रहे होते हैं और उस मेरिट का या उस लेवल का ये तकाजा होता है कि आप इस तरह की तनख्वाह के हकदार हैं।
तीसरा एलिमेंट जो कि डायरेक्ट कॉम्पेंसेशन के अंदर है वो है इंसेंटिव पे, यानी बेनिफिट्स स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने की। चूँकि जॉब की रिक्वायरमेंट जो होती हैं उसके मुताबिक ही आपने एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती हैं। इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, इसमें बोनसेस हो सकते हैं जो कि एनुअल बुनियादों पे दिए जाते हैं, कमीशंस होती हैं जो कि एक्टिविटी बेस्ड होती हैं, पीस रेट सिस्टम है कि ख़ास काम अगर किया जाए तो उसका स्टैंडर्ड रेट होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज़ होते हैं कि कंपनी के अंदर भी आपको प्रॉफिट में से हिस्सा दिया जा सकता है, स्टॉक ऑप्शन स्कीम्स होती हैं, इसमें एम्प्लॉइज़ को कंपनी के मालकान में शामिल किया जा सकता है बाय ऑफरिंग देम शेयर्स। शिफ्ट डिफरेंशियल, यानी इसमें ये होता है कि आपकी शिफ्ट जब चेंज होती है तो उमूमी तौर पे जैसे कि नाइट और डे शिफ्ट्स के रेट्स में फ़र्क होता है तो इस चीज़ का बेनिफिट भी हो सकता है। और जबकि चौथी जो क्लासिफिकेशन के इसके अंदर हमने की हुई है डायरेक्ट कंपनसेशन में, वो है डेफर्ड पे, ऐसी पे कि जिसको आप मुलतवी कर देते हैं लेकिन चूँकि वो चीज़ें भी आपकी आमदन में या आपकी तनख्वाह का ही एक हिस्सा होती हैं, जिसके अंदर सेविंग प्लान्स होते हैं, जैसे आपकी माहाना तनख्वाह में से पैसे काट के सेविंग प्लान के अंदर पैसा लगाया जाता है, जैसे पेंशन फंड्स वगैरह होते हैं, ग्रेजुटी फंड्स वगैरह होते हैं। क्योंकि सभी स्टूडेंट जानते हैं कि ग्रेजुटी या जीपी फंड जो होता है इसमें 50% कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय की होती है और 50% कंट्रीब्यूशन जो है वो एम्प्लॉयर करता होता है। स्टॉक परचेज़, ये कंपनी मतलब आपको टास्क दे दिया जाता है कि इन फ्यूचर आप ये इतने शेयर्स खरीद सकते हैं। और आखिरी है एन्युटी, ऐसे बेनिफिट्स जो कि एनुअल बुनियादों पे आपको दिए जाते हैं। वैसे ये जो बोनसेस वगैरह होते हैं ये भी एनुअल बेसिस पे ही होते हैं। इसी तरह इनडायरेक्ट कॉम्पेंसेशन की अगर हम बात करें तो इसको भी फर्दर 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। पहला है जी प्रोटेक्शन प्रोग्राम, जो हिफाजत के लिए दिए जाते हैं, मसलन एक ऐसे लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स या पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स जो लोगों के लिए उस जॉब पर रहने की सोर्स ऑफ इंस्पिरेशंस होती हैं, जिसमें सबसे पहले तो है मेडिकल इंश्योरेंस। इलाज मुआवजा आज के दौर में बड़ा महंगा हो गया है तो लोग इस चीज़ की श्योरिटी चाहते हैं कि जहाँ पे वो जॉब करेंगे अगर ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ जॉब उनको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं तो उसके लिए भी उनको कोई फैसिलिटी मुहैया की जाए। लाइफ इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इनकम, डिसेबिलिटी तो उस सूरत में होती है अगर कोई हादसा हो जाए और आपके जिस्म के कुछ आज़ा ज़ाया हो जाते हैं तो उसके बदले में आपको जो है वो रिहेबिलिटेशन के लिए आपका एक फ़ंड मुकर्रर किया जाए। पेंशन है जो कि अमूमी तौर पे रिटायरमेंट के बाद मंथली बुनियादों पे मिलती होती है। और फिर सोशल सिक्योरिटी है जो कि इलाज मुआवजे की फैसिलिटी को ही कहते हैं। दूसरा हिस्सा जो कि इनडायरेक्ट कंपनसेशन में है वो है पे फॉर टाइम नॉट वर्कड, यानी इसको हम स्पेसिफिक कॉस्ट के टर्म्स के अंदर आइडल पे भी कह सकते हैं, यानी साकत। वकेशंस यानी जो छुट्टियां होती हैं, एक महीने की तनख्वाह के अंदर आपके 26 दिन वर्किंग होते हैं, 4 छुट्टियां होती हैं लेकिन 4 छुट्टियों की पे भी इसमें शामिल होती है। हॉलीडेज़ हैं, सिक लीव है, बीमारी की बुनियाद पे जो आप छुट्टियां करते हैं उसकी तनख्वाह ना काटी जाए। ज्यूरी ड्यूटी होती है, यानी ऐसी ड्यूटी जो आप किसी के बिहाफ पे करते हैं तो उसकी भी आपको एक्स्ट्रा अदायगियाँ की जाती हैं। जबकि तीसरा एलिमेंट जो है हमारा इनडायरेक्ट कंपनसेशन के अंदर जो थर्ड एलिमेंट है वो है सर्विसेज एंड परक्विजिट्स, यानी जो खिदमात आपको दी जाती हैं या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दिए जाते हैं ये उनकी वजाहत है। यानी इसमें हो सकता है रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़, यानी अगर आप कोई इनोवेटिव या क्रिएटिव वर्क करते हैं तो उसका भी आपको कंपनी के अंदर फ़ायदा दिया जाता है। मसलन कंपनी की प्रोडक्ट के अंदर जो इनोवेशन होती है उसकी आइडिया जनरेशन जो है ये भी बड़ा अहम इशू होता है। फिर है कार, अगर जॉब की परफॉर्मेंस ऐसी है कि आपको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए तो वो कार की फैसिलिटी भी दी जाती है। अमूमी तौर पे कंपनीज़ में जो एग्जेक्टिव पोस्ट पे लोग होते हैं उनको ये फैसिलिटी दी जाती है, या जिनकी जॉब आउटडोर ऑपरेशंस पे मुश्तमिल हो तो उनको गाड़ी दी जाती है। फाइनेंशियल प्लानिंग, लो कॉस्ट और फ्री मील्स। फाइनेंशियल प्लानिंग तो यही होती है कि आप अपने जो मुख्तलिफ़ किस्म के पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स में इसको शामिल करते हैं वैसे। और लो कॉस्ट फ्री मील वगैरह यही होते हैं कि आपको जो खाना वगैरह है कंपनी के सर्विस डिपार्टमेंट में कैंटीन के अंदर लो रेट्स पे दिया जाता है कंपैरेटिवली। अगर आप बाहर खाने के लिए जाते हैं तो आपका टाइम भी ज़ाया होगा। तो अमूमी तौर पे कंपनी की ये पॉलिसी होती है कि अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए अपने एम्प्लॉइज़ को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अपने ही इंटरनल सोर्सेज से दी जाए। कंपनसेशन अप्रोचेस क्या हैं, यानी जब हम कंपनसेशन की पॉलिसी तरतीब दे रहे होते हैं या अदायगियों का
निज़ाम तरतीब दे रहे होते हैं। तो इसमें दो किस्म की आपकी अप्रोचेज़ हैं। ट्रेडिशनल कंपनसेशन अप्रोच जो कि अमूमी तौर पे फॉलो की जा रही हैं या काफ़ी सालों से इम्प्लीमेंटेड हैं, इसका ताल्लुक जो है इन पॉलिसीज़ का ताल्लुक माजी के साथ है, जबकि टोटल रिवार्ड अप्रोच जो है जो कि करंट सिनेरियो के अंदर अब आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम वन बाय वन इसका कंपैरिजन करें तो पहली है कंपनसेशन इज़ प्राइमरीली बेस पे, यानी कंपनसेशन अमूमी तौर पे आप बेस पे को कहते हैं, जबकि इस निज़ाम के अंदर वेरिएबल पे इज़ एडेड टू द बेस। जबकि टोटल रिवार्ड सिस्टम के अंदर क्या होता है, टोटल सैलरी बनाने के लिए वेरिएबल पे को इसमें शामिल किया जाता है। ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर बोनसेस पर्क्स आर फॉर एग्जेक्टिव ओनली, यानी बोनसेस या कुछ ऐसे जो कि एनुअल या एक्टिविटी बेस आपको इंक्रीमेंट्स दिए जाते हैं वो सिर्फ एग्जेक्टिव एम्प्लॉइज़ के लिए होते हैं। लेकिन टोटल रिवार्ड सिस्टम के अंदर एनुअल लॉन्ग टर्म इंसेंटिव्स आर प्रोवाइडेड, इसमें लॉन्ग टर्म इंसेंटिव दिए जाते हैं। बेसिकली इन पॉलिसीज़ को तरतीब देने का मकसद भी यही होता है कि आपके जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके अंदर एक ऐसी सेंस डेवलप हो कि वो अपना इत्मीनान महसूस करें जहाँ पे जॉब कर रहे हों, उनको फ्यूचर की कोई अनसर्टेनिटी ना हो, वो अपनी जो फाइनेंशियल रिसीट्स हैं यानी उनको जो बेनिफिट्स दिए जाते हैं, फाइनेंशियल बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, उससे मुतमईन हों और क्लियर होने चाहिए। फिक्स्ड बेनिफिट्स आर टाइड टू लॉन्ग टेन्योर, जो फिक्स्ड बेनिफिट्स होते हैं जो उनका इतलाक जो है वो लंबे अरसे के लिए होता है, और वो जैसा कि इलाज मुआवजे की फ़ैसिलिटीज़ हैं या ग्रेजुटी है या लोन फैसिलिटी है। फ्लेक्सिबल एंड पोर्टेबल बेनिफिट्स आर ऑफर्ड, जबकि टोटल रिवार्ड सिस्टम के अंदर इस निज़ाम के अंदर जो लचक रखी जाती है, और पोर्टेबल बेनिफिट्स ये होते हैं कि जब ज़रूरत पड़े आप उस फैसिलिटी से फ़ायदा उठा लें और जब ज़रूरत ना हो तो उससे फ़ायदा नहीं लिया जाता। पे ग्रेड प्रोग्रेशन इज़ बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल प्रमोशंस, यानी जो जैसे जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की में प्रमोट होते हैं, आपके स्टेटस में इजाफा होता है, तो आपकी तनख्वाह के अंदर या फाइनेंशियल बेनिफिट के अंदर भी इजाफा होता है। जबकि टोटल रिवार्ड सिस्टम के अंदर नॉलेज स्किल बेस्ड ब्रॉड बैंड डिटरमिन पे ग्रेड्स, यानी आपका स्किल लेवल, आपकी परफॉर्मेंस और आपकी लर्निंग ये फैसला करती है, और इसको हम कह सकते हैं परफॉर्मेंस वाइज या मेरिट बेस्ड पे। अगर आपकी ड्यूटीज़ बहुत अच्छी आप परफॉर्म कर रहे हैं, आपका स्किल लेवल बहुत बेहतर हो गया है, आपका जो रिस्पॉन्स टाइम अच्छा हुआ है, तो ज़ाहिर सी बात है कि आपको अदायगियाँ भी उसके मुताबिक ज़्यादा होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन वाइड स्टैंडर्ड पे प्लान एग्जिस्ट, ट्रेडिशन तो यही है कि इंडस्ट्री की जितनी भी लाइन है, मसलन एजुकेशन इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, सर्विस इंडस्ट्री है, ट्रेडिंग इंडस्ट्री है, वहाँ पे स्टैंडर्डाइज रेट्स होती हैं कि जिनकी बुनियाद पे आप अपने एम्प्लॉइज़ को अदायगियाँ करते हैं। लेकिन टोटल रिवार्ड सिस्टम के अंदर मल्टीपल प्लान्स है, काफ़ी प्लान्स होते हैं, कंपनियाँ डिफ्रेंशिएट करती हैं एक दूसरे की पॉलिसी से और आउट ऑफ द बॉक्स पॉलिसी देने की कोशिश करती हैं ताकि जो आपके एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए कोई ऐसी अट्रैक्शन वाली पॉलिसी ज़रूर हो जो कंपनी को ज्वाइन करने में या एक्स्ट्रा परफॉर्म करने में उन एम्प्लॉइज़ की वो मददगार साबित हो सके। स्टूडेंट्स, अब हम थोड़ा सा एक तायराना सा जायज़ा लेंगे कि वेजेस एंड सैलरीज़ में फ़र्क क्या होता है। बुनियादी प्रिंसिपल डिफरेंसेस का तो आपको पता ही है कि वेजेस जो है वो डेली की बुनियादों पे जो आपको उजरत दी जाती है उसको कहते हैं, और जबकि सैलरी जो है वो फ़िक्स पीरियड की बुनियाद पे होती है और अमूमी तौर पे इसका पीरियड 1 महीने तक होता है। वेजेस रेफर टू मनी पेड ऑन एन आर्ली, डेली और वीकली बेसिस। जैसा कि पहले मैंने बयान कर दिया है कि इसका टर्न्योर तयशुदा होता है, शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए होती हैं। सैलरी रेफर टू अ फिक्स्ड रेगुलर पेमेंट्स, यानी इसका एक ख़ास पीरियड के साथ ताल्लुक़ होता है और इसके अंदर भी कोई जो सैलरी की अदायगियों में कोई डिले नहीं होता, इसको रेगुलरली अदा किया जाता है। टिपिकली पेड ऑन अ मंथली बेसिस। वेजेस कैलकुलेटेड यूजिंग द नंबर ऑफ आवर्स वर्कड, लेबर की अदायगी जो है नंबर ऑफ आवर्स वर्क की बुनियाद पे की जाती है, जबकि सैलरी नॉट कैलकुलेटेड, इसकी अदायगी नहीं होती। यूजिंग द नंबर ऑफ आवर्स वर्कड, इसके लिए आपने सिर्फ ये देखना होता है कि आपका जो पीरियड है सैलरी का क्या वो मुकम्मल हो गया है, उसके बाद इसकी अदायगी कर दी जाती है। इफ़ अ वेज अर्नर डस नॉट वर्क, अगर एक डेली की बुनियाद पे काम करने वाला काम नहीं करता, ही वॉन्ट रिसीव पेमेंट फॉर दैट पे, तो उसको उस दिन की अदायगी नहीं भी की जाती।
जबकि सैलरीज़ के अंदर वर्कर्स हैव अ नंबर ऑफ पेड लीव, जैसा कि एक महीने के अंदर 4 संडे या 5 संडे अगर आ जाएं तो वो 5 छुट्टियां तो होती हैं लेकिन उनको उसकी अदायगी की जाती है। वेजेस में यूजुअली अर्नड बाय अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर, ऐसे लोग जो कि एक्टिविटी के मुताबिक या किसी काम को देखते हुए एंगेज होते हैं उनको अदा किया जाता है, जिनकी स्किल लेवल का डिफरेंस भी हो सकता है। जबकि सैलरीज अर्नड बाय ऑफिस वर्कर्स और मैनेजमेंट, जो कि परमानेंटली कंपनीज़ के या ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एक एक्टिविटीज़ के साथ एंगेज होते हैं जिनकी फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि उन्होंने एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने होते हैं। लास्ट इशू जो कि वेजेस में है, यूजुअली हैव लोअर पोजीशन एंड फेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका दर्जा भी कम होता है, यानी ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की के अंदर इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पोजीशन है वो भी कम तर होती है और इसी लिहाज से उनकी जो अदायगियाँ हैं वो भी कम रेट्स भी होती हैं। जबकि सैलरीज़ के अंदर यूजुअली हैव हायर पोजीशंस एंड मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, चूँकि ये फ़िक्स पे की बुनियाद पे कंपनी या अदारे के साथ एंगेज होते हैं तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं और इनकी एक फ़िक्स तयशुदा पोजीशन होती है और इनसे फिर इनको अकाउंटेबल भी ठहराया जाता है कि अगर इन्होंने ये स्पेसिफिक टास्क मुकम्मल किए हैं तो कैसे इनको आपने देखना है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 10 का ए पार्ट है कि जिसमें हमने कंपनसेशन के इशू को डिस्कस किया, उसकी स्ट्रेटजीज़ को डिस्कस किया, उसके लेवल्स की बात की, उसके पॉलिसी कंसर्न्स को देखा और फिर हमने क्लासिफिकेशन की कि ये जो आपको कंपनसेशन दी जाती है उसको कितने हिस्सों में तकसीम किया है। तो बुनियादी डिस्कशन हमारी इसके साथ ही पूरी हुई। तो दूसरे पार्ट के साथ हम फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।